पिता की मृत्यु की खबर मिलते ही एक युवक अपने गांव लौटता है। ये गांव पहाड़ों के गोद में बसा हुआ है, शांत और सुंदर, लेकिन इसके हर चेहरे पर जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य हो। लड़का अपने पिता की मौत का सच जानने आया है और यहाँ पर आकर उसे एक ऐसा भयानक राज पता चलता है जो सालों से पूरे गांव के बीच दबा हुआ था। ये कहानी है 2010 में रिलीज्ड साउथ कोरियन फिल्म मॉस की। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप में से बहुतों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने पर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम हर दिन आपके लिए नई कहानियां लेकर आए। और अगर कोरियन ड्रामा पसंद है तो हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 से। चियान नाम का एक जासूस चर्च के एक निर्देशक से मिलने आता है। वो देखता है कि चर्च में बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं। निर्देशक उसे पास ले जाकर दिखाता है कि एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा है। उसका नाम है मिस्टर रियू। वहाँ मौजूद लोग उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। निर्देशक कहता है, जब से रियू यहाँ आया है सब कुछ उसके कब्जे में है। लोग अपनी जमीन, पैसा सब उसे दान कर देते हैं। चियान को शक होता है। वो रियो को गिरफ्तार करता है और पूछताछ में मारपीट तक करता है। उस पर आरोप होता है, तुमने सबका भरोसा जीतकर उनकी संपत्ति हड़प ली। रियो शांत स्वर में कहता है, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना। वे खुद ही मुझे अपनी जमीनें कम कीमत पर बेचते हैं ताकि मैं सबके लिए एक प्रार्थना स्थल बना सकूं। चियान जवाब देता है, वे कहते हैं कि तुमने उन पर दबाव डाला है। इस पर रियो कहता है, शायद निर्देशक ने उन्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया हो। चियान दस्तावेज दिखाता है जिन पर सभी के हस्ताक्षर होते हैं। यह देखकर रियो समझ जाता है कि असली खेल निर्देशक का है। अगले दिन चियान प्रार्थना स्थल पर लौटता है तो देखता है कि सभी लोग इकट्ठा होकर रियो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चियान को और गुस्सा आ जाता है। निर्देशक बताता है कि रियो वियतनाम युद्ध से लौटा है। उसके पास एक अजीब सी शक्ति है। उसकी आंखों में शांति है, इसीलिए अपराधी तक उसके आगे झुक जाते हैं और सब कुछ उसे दे देते हैं। चियान कहता है, ऐसा आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो अपराधियों को रियो को मारने के लिए भेजता है। रात में एक आदमी ध्यानमग्न रियो के पास आता है और बार बार उस पर हमला करता है, लेकिन रियो बिना विरोध किए सब सह लेता है। आखिरकार वो अपराधी खुद ही हार मानकर पीछे हट जाता है। दूसरे दिन कोई और उसे मारने आता है, पर नतीजा वही निकलता है। धीरे धीरे कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रियो की अडिग शांति उन्हें झुका देती है। आखिर में सभी अपराधी कहते हैं, जो भी मिस्टर रियो को मारने की कोशिश करेगा वो नर्क में जाएगा। चियान गुस्से में रियो से पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारी शरण में आ जाते हैं? रियो शांति से मुस्कुराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद ही अच्छाई और बुराई का फर्क समझ लिया। चियान गुस्से में रियो से कहता है, तो अब ये लोग तुम्हारा बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहेंगे? रियो हंसकर जवाब देता है, मैं तुम्हारी एक मदद करूंगा। पहले तो चियान इनकार कर देता है, लेकिन फिर बाद में पूछ बैठता है, किस तरह की मदद? तब रियो उसे सब कुछ बता देता है। अगले दिन चियान गांव की एक छोटी लड़की योंगजी को ढूंढता है। वो उससे उसका बाइबल लेने की कोशिश करता है। योंगजी डरते डरते बाइबल उसे दे देती है। चियान उस बाइबल के पन्ने पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर। उन्हीं पन्नों पर 6 लोगों के नाम लिखे थे। रियो ने चियान को पहले ही इन 6 लोगों के बारे में बताया था। दरअसल उन्होंने योंगजी का रेप किया था और उसे गर्भवती कर दिया। फिर उसे गांव से निकाल दिया गया। रियो ने कहा, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चियान उन्हें अपनी तरह से दंडित करता है। जब योंगजी ये सब देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चियान समझ जाता है कि रियो में सचमुच लोगों को बदलने की ताकत है। वो दोबारा रियो से मिलने आता है और कहता है, मैं सोचता था तुम गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनका सब कुछ छीन लेते हो, लेकिन मैं गलत था। तुम सचमुच अलग हो। मैंने अपने जीवन में कई अपराधी देखे। वे जेल जाते हैं और फिर बाहर आकर वही अपराध दोहराते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन तुम्हारी मदद से उन्हें बदला जा सकता है। रियो मुस्कुराकर पूछता है, क्या सच में कोई अपराधी बदलना चाहता है? चियान कहता है, हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। समय बीतता गया। अब पूरे 25 साल गुजर जाते हैं। अब रियो और चियान
दोनों बूढ़े हो चुके हैं। एक रात अचानक रियो की मौत हो जाती है। जब यह खबर चियान को मिली तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो खुद जाकर रियो की आंख खोलकर देखता है और तब विश्वास करता है कि रियो अब सचमुच नहीं रहा। अगले दिन सुबह हेकोक नाम का एक व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा है। रास्ते में वो पार्क नाम के एक प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है। असल में हेकोक और पार्क के बीच पुरानी दुश्मनी है। पहले कभी हेकोक ने पार्क की बातें रिकॉर्ड करके उनके सीनियर अधिकारी को सुना दी थी। सजा के तौर पर पार्क का ट्रांसफर कर दिया गया था। अब कॉल पर हेकोक उसे चिढ़ाता है। पार्क भी तंज कसता है और कहता है, सुना है तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारी पत्नी ने भी तलाक दे दिया। याद रखना, मैं अभी भी तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद हेकोक उसी गांव पहुंचता है। असल में वो मिस्टर रियो का बेटा है और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर आया है। लेकिन गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रियो के बेटे को देखा ही नहीं था। अब गांव का मुखिया यानी मेयर चियान होता है। वो हेकोक का स्वागत करता है। हेकोक अपने पिता की लाश देखकर भावुक हो जाता है। रात को मुखिया यानी चियान अपने 3 भरोसेमंद आदमियों सियोग, डियोग और सांग के साथ डिनर कर रहा होता है। हेकोक भी वहां पहुंचता है। सभी उसे शराब ऑफर करते हैं। हेकोक कहता है, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मुखिया के कहने पर वो मान जाता है। उसे डिनर में एक पुलिस अधिकारी भी आता है। डिनर खत्म होने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो हेकोक उनसे पूछता है, क्या आप मेरे पिता की मौत की जांच नहीं करेंगे? क्या आप पुष्टि नहीं करेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई? पुलिस अधिकारी जवाब देता है, सब कुछ तो हो चुका है, मेयर ने दोपहर में ही सब निपटा दिया। ये सुनकर हेकोक चौंक जाता है और पूछता है, लेकिन बिना डॉक्टर के कैसे मेरे पिता की मृत्यु की पुष्टि हो गई? ये सुनकर चीफ ने तुरंत फोन करके अगले दिन डॉक्टर को बुला लिया। हेकोक को लग रहा था कि उसके पिता की मौत सामान्य नहीं है, इसीलिए उसने ठीक से जांच की मांग की। अगले दिन डॉक्टर आया और उसने बताया, मिस्टर रियो की मौत बुढ़ापे की वजह से हुई है। ये सुनकर चीफ ने हेकोक से कहा, तुम हम सब पर शक करते हो और हमें असहज कर देते हो। तुम्हारे पिता की मौत स्वाभाविक थी। अब अंतिम संस्कार के बाद ड्यूक ने चीफ से कहा कि हेकोक कुछ दिनों के लिए गांव में ही रहना चाहता है। ये सुनकर चीफ परेशान हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे उसने हेकोक को रहने की इजाजत दे दी। ड्यूक उसे एक पुराने स्टोर में ले गया। रास्ते में उसने हेकोक से पूछा, तुम कब यहाँ से जाओगे? हेकोक ने कहा, क्यों? ड्यूक बोला, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से हम सबको असहज लगेगा। इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। स्टोर पहुंचकर हेकोक ने देखा कि एक लड़की कमरा साफ कर रही है। वो लड़की योंगजी है। अब 25 साल बाद छोटी योंगजी एक परिपक्व और गंभीर महिला बन चुकी है। योंगजी ने उसे कमरा दिखाया और सफाई कर दी। रात को जब हेकोक कंप्यूटर पर काम करने लगा तो उसे पता चला कि वहाँ वाईफाई नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इसीलिए वह बाहर गया। तभी उसने देखा कि सियोक योंगजी के कमरे से बाहर निकल रहा है। उसके जाने के बाद सांग और डियोग भी योंगजी के पास गए थे। हेकोक समझ गया कि ये तीनों उसके साथ रात गुजारने के लिए आते हैं। अगले दिन हेकोक ने अपने पिता की संपत्ति के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि मिस्टर रियो ने अपनी सारी जमीन संपत्ति चीफ यानी चियान के नाम कर दी है। ये सुनकर हेकोक हैरान रह गया। पिता ने अचानक सब कुछ चीफ को क्यों दे दिया? इसके बाद वो अपने कमरे की मरम्मत के लिए कुछ औजार खरीदने दुकान गया, लेकिन जैसे ही वो दुकान पहुंचा, दुकान का मालिक चीफ को कॉल करके सारी जानकारी देने लगा। फिर हेकोक जमीन के रिकॉर्ड खोजने कंप्यूटर स्टोर गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसने सारा डेटा मिटा दिया। इसीलिए स्टोर का कर्मचारी चीफ को कुछ भी नहीं बता पाया। अब चीफ सोचने लगा, हेकोक क्या ढूंढ रहा है? क्या कोई रहस्य अब भी बाकी है? और सब लोग इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? रात को चीफ ने हेकोक को विदाई भोज के लिए बुलवाया, लेकिन वहाँ हेकोक ने साफ कह दिया, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के कमरे में ही रहूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वो बार बार कहते रहे, तुम शहर के आदमी हो, गांव में नहीं रह पाओगे। लेकिन हेकोक ने जिद पकड़ ली, मैं यही रहूंगा। आखिरकार चीफ ने कहा, ठीक है, जब तक तुम्हें ठीक लगे तुम रह सकते हो। इसके बाद हेकोक ने पार्क को फोन किया। पार्क चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था मुझे कॉल मत करना। हेकोक बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पिता की बहुत बड़ी जमीन थी। अगर उन्होंने सच में वो जमीन बेची होती तो उनके बैंक खाते में पैसे होने चाहिए थे।
लेकिन खाते में कुछ भी नहीं है और सारी जमीनें चीफ को ट्रांसफर हो चुकी है। इसी दौरान जब हेकोक ये सब पार्क को बता रहा था, तभी उसने अपने कमरे में कोई आवाज सुनी। असल में सियोक उसके कमरे की बेसमेंट से कुछ कागज लेने आया है, लेकिन जैसे ही उसने हेकोक को आते हुए देखा, वो जल्दी से छिप गया। हेकोक ने आवाज सुनी और बेसमेंट की जांच करने गया, पर वहां उसे कुछ खास नहीं मिला। इसीलिए अगले दिन उसने अपने कमरे के बाहर एक सेंसर लाइट लगवा दी। अब जो भी उसके दरवाजे के सामने आएगा, लाइट जल उठेगी। फिर वो चीफ से मिलने गया और बोला, मुझे बेसमेंट में एक खाता मिला है जहाँ बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन उनका मतलब वो समझ नहीं पा रहा, इसीलिए वो चीफ की मदद चाहता है। ये वास्तव में हेकोक की ही एक चाल है, क्योंकि वो समझ चुका है कि कोई कल रात बेसमेंट में था और इस अकाउंट की बात सुनकर आज भी वो वहां आना चाहेगा। इसके बाद हेकोक डिनर करते हुए सुनता है कि सभी उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उसके पिता जीवित रहते हुए वो कभी अपने पिता से मिलने नहीं आया था और उसके पिता की मृत्यु के बाद ही वो यहाँ अपने पिता की संपत्ति के लिए आ गया। रात को हेकोक की योजना के अनुसार अकाउंट लेने सांग आता है। हेकोक को रात में सतर्क देखकर वो कोई बहाना बनाकर भाग जाता है। हेकोक समझ जाता है कि बेसमेंट के अंदर कोई रहस्य जरूर है, इसीलिए वो बेसमेंट में जांच करने आता है। चारों ओर जांच करने के बाद भी वो किसी संदिग्ध चीज को नहीं पाता। फिर जब वो वापस जाने लगता है, तभी उसकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। उसी गुप्त दरवाजे के पीछे एक सुरंग है। उस सुरंग के माध्यम से चलते चलते वो सीधे सियोक के कमरे के पास पहुंच गया। वो सियोक को चीफ के साथ अपनी बात करते सुनता है। वे उसके बारे में हर तरह की जानकारी ले चुके हैं। उसकी नौकरी चली गई है, उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है। ये सब कुछ सुनकर हेकोक फिर अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो अपने कमरे में आकर एक कैसेट प्लेयर देखता है। उस कैसेट प्लेयर को चालू करने पर उसे सुनाई देता है, वहां 3 अपराधियों के शिकार की गवाही है। इन 3 व्यक्तियों में से 2 थे सांग और सियोक। कई साल पहले सांग का एक बार था जहां वो लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से लेकर आता, उन्हें बंद कर रखता और उनके साथ व्यापार करता। एक दिन उसने उन सभी लड़कियों को जिंदा जला दिया। वहीं दूसरी ओर सियोक ने 4 बार गोली मारकर एक व्यक्ति को मार डाला था। कहानी की शुरुआत में डिटेक्टिव चियान यानी चीफ ने मिस्टर रियो को इन अपराधियों की बात बताई थी। वहीं पार्क ने जांच में पता लगाया कि चीफ वर्तमान में 23 मिलियन की संपत्ति का मालिक है। पार्क को शक हुआ कि वो एक मामूली डिटेक्टिव होकर इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है। दूसरी ओर देखा गया कि चीफ आज इस गांव में घूमने निकला है और इन दृश्यों को देखकर पता चलता है कि गांव में चीफ की कितनी ताकत है। गांव के पुलिस अधिकारी से लेकर सभी लोग उसे देखकर सलामी दे रहे हैं। इसी बीच हेकोक सियोक के घर आता है। वो सियोक के कमरे की हर चीज की जांच करता है। तभी सियोक अपने कमरे में वापस आ जाता है। हेकोक सियोक से पूछता है कि ये सुरंग किस कारण बनाई गई थी। सियोक बिना कुछ बोले 2 बार छुरी से उस पर हमला करता है, जिससे हेकोक घायल होकर गिर पड़ता है। वो कहता है कि तुम सब ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी है। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। सियोक उसका पीछा करता है। इसी बीच चीफ सियोक के पास आ रहे थे। वे सियोक को दौड़ते देख उसके पीछे जाते हैं। हेकोक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं देख हेकोक एक पत्थर उठाकर सियोक की तरफ फेंकता है। उसे अनजाने में सियोक की मृत्यु हो जाती है। वहां चीफ को आते देख हेकोक छिप जाता है। चीफ वहां आकर सियोक का मृतदेह देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सियोक यहाँ कैसे पहुंचा और उसकी मृत्यु कैसे हुई। तभी हेकोक मिट्टी से अपने शरीर के खून को साफ करता है और वहां आता है। कहता है कि वो चीख सुनकर यहाँ आया है, लेकिन चीफ को उस पर शक होता है। इधर हेकोक सियोक के कमरे में आकर तेजी से वहां पड़ा अपना सारा खून साफ कर देता है। चीफ भी तभी सियोक के कमरे में आता है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन तब तक हेकोक सुरंग के रास्ते अपने कमरे में वापस जा चुका होता है। वो अपने कमरे में एक बाइबल देखता है और पढ़ना शुरू करता है। ये बाइबल यांगजी की थी, जिसमें आई फॉर आई लिखा था। इसे देखकर वो पार्क को कॉल करता है। वो बताता है कि उसके कारण ही किसी की मौत हो गई है और इसी वजह से वो आत्मसमर्पण करने जा रहा है। लेकिन तभी पार्क कहता है, मूर्ख मत बनो, मैंने चीफ पर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर सियोक के अंतिम संस्कार में सांग बहुत रोता है, क्योंकि उन दोनों ने साथ में 25 साल बिताए हैं।
सांग चीफ से कहता है कि ऐसा लग रहा है मिस्टर रियो बदला लेने के लिए खुद वापस लौट आए हैं। मैं हैकुक को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चीफ कहता है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे खतरा और बढ़ जाए। अगर वो खुद इस गांव से नहीं चला गया तो मैं उसका इंतजाम करूंगा। तब हैकुक आकर यह सब सुन लेता है। सांग हैकुक से कहता है, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? तो फिर आज रात मेरे घर आओ। इसी बीच पार्क से मिलने चीफ आता है। चीफ जानता है कि हैकुक और पार्क के बीच दुश्मनी है, इसीलिए वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए पार्क को काम में लगाना चाहता है। लेकिन पार्क कहता है, हैकुक ने मेरे जैसे प्रोसिक्यूटर का करियर खत्म कर दिया। अगर उसे कुछ हुआ तो आप जिंदगी भर जेल में रहेंगे, क्योंकि मैं हैकुक को खुद सजा दूंगा। ये कहकर पार्क वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रात में हैकुक सांग की बात मानकर उसे मिलने आता है। वहां आते ही सांग उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसे बुरी तरह पीटकर कमरे के खंबे से बांध देता है। फिर उसे मारने के लिए हथियार लेने जाता है। हैकुक युंगजी को देखता है और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से वो उसे बुला नहीं पाता। इसीलिए हैकुक लाइटर से पूरे घर को आग लगा देता है। घर लकड़ी का बना था, इसीलिए धधक कर जलने लगता है। उस घर में चीफ के कई जरूरी कागजात थे। सांग जब घर में आग लगी देखता है तो गुस्से में हैकुक को मारने आता है, लेकिन तभी यांगजी सांग को रोकती है। इसीलिए सांग घर के अंदर जाकर सारे दस्तावेज निकालने लगता है। यांगजी हैकुक को वहां से बचा लेती है, लेकिन सांग भयानक आग में झुलस जाता है। चीफ आकर देखता है कि सांग आग में जलकर मर चुका है। दूसरी ओर यांगजी हैकुक को अस्पताल ले आती है। इतना सब होने के बाद हैकुक अब इस गांव में रहना नहीं चाहता। तभी यांगजी कहती है, इतनी दूर आकर तुम हार मान जाओगे? तभी यांगजी के पास चीफ का कॉल आता है। यांगजी बताती है कि हैकुक उसके साथ है। रात को यांगजी चीफ के कमरे में जाती है। तब चीफ उसे पूछता है, उसने हैकुक की मदद क्यों की? यांगजी कहती है कि मुझे हैकुक ने मजबूर किया था। चीफ तब कहता है, हैकुक एक युवा लड़का है, इसीलिए तुम्हें वो पसंद है ना? ये कहकर चीफ यांगजी को कई थप्पड़ मारता है, लेकिन यांगजी कोई विरोध नहीं करती। चीफ बताता है कि अगर तुमने फिर कभी उसकी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक पुलिस अधिकारी हैकुक को गिरफ्तार करने आता है, जिसे चीफ ने खुद भेजा है। वो सांग की मृत्यु की जांच के लिए हैकुक को गिरफ्तार करने आता है। हैकुक कहता है, क्या आपके पास मुझे गिरफ्तार करने का कोई वारंट है? पुलिस उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती तो हैकुक कहता है कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले आपको मेरे वकील से बात करनी होगी। ये कहकर हैकुक पार्क को कॉल करता है। पार्क पुलिस से कहता है कि आप उसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं रखते। पुलिस तुरंत चीफ को कॉल करके पार्क की बात बताता है। वो आश्चर्यचकित होते हैं कि पार्क, जो हैकुक का दुश्मन है, फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसके बाद पार्क आकर पुलिस स्टेशन से हैकुक को छुड़ा लाता है। अब वो सियोक और सांग की मौत की जांच के लिए इसी गांव में रहने की योजना बनाता है। सड़क पर चीफ पार्क का स्वागत करता है, लेकिन चालाकी से पार्क को उसकी माँ के बारे में बात करके एक तरह की धमकी भी देता है, लेकिन पार्क इसे गंभीरता से नहीं लेता। वो चीफ से डियोक के बारे में जानना चाहता है। डियोक, जो चीफ का सबसे वफादार आदमी था, एक रात हैकुक और पार्क से मिलने आता है। सांग और सियोक की मौत के बाद वो बेहद डर चुका है। उसे लगने लगा है कि अब उसकी बारी है। डर के मारे डियोक चीफ के रहस्य खोल देता है। वो बताता है, चीफ मुझे जो भी कुछ कहते हैं मैं वही करता हूँ। उसकी बात पर मैंने कई लोगों को टॉर्चर किया, उनकी जमीनें और संपत्ति जबरदस्ती चीफ के नाम करवाई, और जो लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हुए उन्हें मार डाला गया। डियोक सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पास ही बने एक टनल से चीफ सब सुन रहा है। अगले दिन चीफ डियोक को मिलने के लिए बुलाता है। डियोक जैसे ही आया, चीफ उसे धक्का दे देता है। डियोक नीचे गिरकर मारा जाता है। हैकुक डियोक की मौत की खबर पार्क को देता है। वो कहता है, मैं अब चीफ से मिलूंगा और अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। पार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैकुक उसकी बात नहीं मानता। वो चीफ से मिलता है और कहता है, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? चीफ मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी कहानी सुनना चाहोगे? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मिस्टर रियो अपराधियों को सुधारने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे सभी को सिर्फ शाकाहारी भोजन करना होगा। लेकिन चियोन को यह सब पसंद नहीं था। वो अपराधियों को छिपाकर जंगल में ले जाता
और मांसाहारी भोजन कराता। धीरे धीरे वो चोरी छुपे अलग अलग गैरकानूनी काम करने लगे। रियो ने ये सब समझ लिया और उससे बात की, लेकिन चियोन बोला, मैं असली दुनिया में हूँ, तुम्हारी योजना वाली दुनिया हकीकत नहीं है। फिर रियो ने सियोक से पूछा, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? सियोक ने कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। धीरे धीरे सब लोग रियो के सामने ही गलत काम करने लगे। रियो चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सका। एक रात उसने सोचा कि अगर चियोन जिंदा रहा तो बाकी लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वो चियोन को मारने आया, लेकिन चियोन पहले से ही तैयार था। उसने रियो को सबके सामने अपराधी साबित कर दिया। बाकी लोग बोले, तुम भी हमारी तरह अपराधी हो, मौका मिले तो हमें भी मार डालोगे। इसी बीच पार्क अपनी टीम लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन पार्क अपने फैसले पर अडिग रहा। योंगजी पार्क से मिलने आई। उसने बताया, आज रात हेकुक चीफ के घर जाएगा, वो सब खत्म करने वाला है। फिर योंगजी हेकुक से भी मिली। उसने कहा, तुम्हारे पिता मिस्टर रियो कई बार तुमसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन तुम अपने मन के गुस्से और अहंकार के कारण उनसे कभी ठीक से नहीं मिले। धीरे धीरे चियोन का दबदबा इतना बढ़ गया कि वो रियो के सामने ही मुझे अपने कमरे में बुलाता और अपनी हवस पूरी करता। सिर्फ वही नहीं, सियोक, सांग और डियोग भी हर रात मुझे इस्तेमाल करते, लेकिन मेरे पास चुपचाप सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेकुक ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन योंगजी ने कहा, मेरे लिए तुम्हारे दुखी होने का कोई मतलब नहीं, ये लड़ाई मेरी अपनी है। रात को हेकुक और योंगजी चीफ के घर पहुंचे। हेकुक ने चीफ से पूछा, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? चीफ बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, उनकी उम्र हो गई थी, उनकी मौत स्वाभाविक थी। तभी पार्क फोर्स लेकर कमरे में आ गया। वो चीफ को डियोग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने आया था। चीफ ने चुनौती दी, सबूत कहाँ है? पार्क ने पुलिस से सबूत लाने को कहा, लेकिन तभी खबर आई कि लोकल पुलिस ने सबूतों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। आग बुझाते बुझाते वो पुलिसकर्मी भी मारा गया। योंगजी ने चौंकाने वाली बात बताई, जो पुलिसकर्मी सबूत जलाते हुए मरा वो और कोई नहीं बल्कि चीफ का अपना बेटा था। चीफ जोर जोर से हंसने लगा। अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। हेकुक चीख कर बोला, तुम्हारा बेटा आग में जलकर मर रहा है और तुम हंस रहे हो? बताओ तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? तभी चीफ फिर कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, कई साल पहले प्रेयर हाउस में बहुत सारे लोग मारे गए। उनके खाने में जहर मिलाया गया था और वो जहर किसी और ने नहीं, रियो ने डाला था। ये सुनते ही योंगजी गुस्से में बोल उठी, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं उस समय वहीं थी। फिर योंगजी ने बताया कि जब वो प्रेयर हाउस पहुंची तो वहां सारे लोग मरे पड़े थे। उसी समय मिस्टर रियो उसे वहां से लेकर चले गए, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि चीफ के कपड़ों पर खून लगा है और एक सूटकेस में बहुत सारा पैसा रखा है। हेकुक हैरान होकर पूछता है, तो फिर मेरे पिताजी ने इतना बड़ा राज सबसे क्यों छिपाया? योंगजी ने धीरे से कहा, क्योंकि इस केस में चीफ के नाम के साथ मिस्टर रियो का नाम भी जुड़ा हुआ था और तुम्हारे पिता को हमेशा उसके लिए अपराध बोध सताता रहा। इतने में पार्क बोला, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। चीफ ने गुस्से में जवाब दिया, बिना सबूतों के तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इस बार योंगजी डरी नहीं। उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया। उसने बताया कि गांव की गोदाम घर में और भी सबूत रखे हुए हैं। पार्क ने तुरंत अपनी टीम को भेजा। जांच में उन्हें पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें खून से लगे अंगूठे के निशान और कई अजीब समझौते दर्ज थे। पार्क ने ताना मारा कि अभी कोई बहाना है तुम्हारे पास? चीफ ने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले एक बार अपने यूनिफॉर्म पहनना चाहता है। सभी लोग बाहर इंतजार करने लगे। तभी बाहर खड़ा होकर हेकुक बार बार पूछता रहा, आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? योंगजी ने सच्चाई बताई। चीफ ने सच ही कहा था, तुम्हारे पिता की मौत स्वाभाविक थी। उन्होंने खुद ये रास्ता चुना था ताकि तुम यहाँ आकर वो लड़ाई पूरी कर सको जो उन्होंने शुरू की थी। इतना सुनते ही चीफ ने खुद को गोली मार ली। वो हार नहीं मान पाया, ना रियो से, ना अपने बेटे से और ना ही गांव में अपनी पकड़ होने से। कुछ महीने बीत गए। हेकुक पार्क को बधाई देता है क्योंकि पार्क अब सियोल वापस जा रहा है। दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती हो चुकी है। फिर हेकुक अपने पिता के गांव लौटा। वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग खुशहाल हैं और सबसे बढ़कर अब योंगजी ही गांव की चीफ बन चुकी है। वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हेकुक ये देखकर खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया।
उसके पिता की मौत की खबर उसे किसने दी थी? उसे याद आया वो फोन एक लड़की ने किया था और वही उसे गांव आने के लिए कह रही थी। तभी उसे समझ में आया कि ये सब योंगजी ने ही किया था। असल में योंगजी ने अपने बदले की आंख में हेकोक को मोहरा बनाया। उसे मालूम था कि अगर हेकोक यहाँ आया और अपने पिता की मौत को असामान्य समझा तो वो जांच जरूर करेगा और इसी जांच में चीफ और उसके साथी सियोक सांग और दियोक के सारे पाप सामने आ जाएंगे। सच्चाई जानकर हेकोक हक्का बक्का रह गया। इतने दिनों से जिसे वो अपना बदला समझ रहा था वो दरअसल योंगजी का बदला था। पूरा खेल उसी का रचा था और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर रोज एक नई कहानी की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।